फंड के यूज करते हैं। पब्लिक ऑफरिंग प्राइस क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, एएमसी तो बता चुका हूं, फिर मैं बताऊंगा एग्जिट लोड क्या होता है, एंट्री लोड क्या होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड कैसे निकालते हैं। इन सभी बातों का हम आज काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप सभी क्या करें, पहले मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट नंबर 1 से एक बात मेरे साथ जरूर लिखें। लिखें जी, सभी बच्चे लिख रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 1, मीनिंग मीनिंग स्लैश इंट्रो, मीनिंग स्लैश इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बेटे मीनिंग स्लैश इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो बेटे अभी तो मैं लिखवा ही रहा हूं, फिर अभी मैंने पीपीटी भी बनाई है, थोड़ा वो भी लिखेंगे। फॉलोइंग इज, जैसा हम हर चैप्टर में पहले चार्ट बनाते हैं, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट। Following is the flow chart which shows the meaning and importance of mutual funds. Following is the chart which shows the meaning एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो बेटे हम एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, आइए हम एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पे लिख रहे हैं जी मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। तो बेटे मैंने अपनी वैसे बुक में मैंने लिखा हुआ बहुत कुछ, तो मैं लिख रहा हूं, ये छोटा सा लिख रहा हूं। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट pools the savings of investors। आराम से बेटे, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स, जो इकट्ठा करता है, जैसे स्विमिंग पूल है, पानी इकट्ठा, पूल्स द सेविंग ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, फिर लिखिए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बेटे म्यूचुअल फंड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जैसे मैंने कहा एक म्यूचुअल फंड का नाम है ज्योग्राफिकल म्यूचुअल फंड, फंक्शनल म्यूचुअल फंड, ज्योग्राफिकल म्यूचुअल फंड, फंक्शनल म्यूचुअल फंड, अलग अलग तरह के फंड्स हैं बेटे, वो अभी हम देख लेंगे। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। अब जगह नहीं है तो इसलिए मैं वहीं तक लिख रहा हूं। म्यूचुअल फंड अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटे, गोल्ड फंड्स, इनकम फंड्स, बैलेंस फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, फिक्स्ड इनकम फंड्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स, बड़े डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स हैं, वो अभी हम एक साथ नहीं लिख सकते। तो मैं आगे चलूंगा और मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने एक तो लिखा मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फिर लिखा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर देना है, व्हाट आर स्पेशल फीचर्स, व्हाट आर स्पेशल फीचर्स, व्हाट आर स्पेशल फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे ये तो मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। फिर हाउ टू कैलकुलेट
हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू, एनएवी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। और थर्ड है हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड्स। बेटा तीन बातें लिखी हैं, आप प्लीज लिखें। व्हाट आर स्पेशल फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू एनएवी, एंड हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो बेटे इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन स्टेप फॉलो करेंगे मेरे बेटे। स्टेप नंबर 1 हम फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे, और फिर लास्ट में स्टेप नंबर 3 को फॉलो करेंगे। आराम से बेटे इन तीन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम तीन स्टेप फॉलो करेंगे। बेटे पहला स्टेप है, पहला स्टेप होगा फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो बेटे इसमें हम देखेंगे एग्जिट लोड के बारे में क्या मीनिंग होता है, एंट्री लोड के बारे में इसका मीनिंग क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ऑफ म्यूचुअल फंड, एटसेट्रा। दूसरी चीज यहां पर मैंने लिखी है स्टेप नंबर 2, तो बेटे नेट एसेट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, एनएवी निकालेंगे, एनएवी निकालेंगे, नेट एसेट वैल्यू, रीपरचेज प्राइस, बेटे रीपरचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 से स्टेप 2 आएगा और स्टेप 2 से स्टेप 3 आएगा। और बेटे लास्ट में हम निकालेंगे रिटर्न, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड्स, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड्स। किस किस तरह से रिटर्न निकाल सकते हैं बेटे, आराम से बेटे। ये मेरा प्यार है कि मैंने पीपीटीज भी बनाई है और मैं खुद भी बताना चाह रहा हूं बेटे। चैप्टर फेस टू फेस में कोई नहीं करा रहा, मूर्ख है सब। और बेटे आपके 6 महीने खराब हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट तो आपको करके जाने ही चाहिए अपनी लाइफ के लिए और इन पेपर्स के लिए। और दूसरा बेटे अब आ जाइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो बेटे मैं यहां पे लिखूंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड्स टू मैक्सिमाइज द wealth, to maximize the wealth of investors। बेटे इन्वेस्टर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स। बेटे इन्वेस्टर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा म्यूचुअल फंड का। तो आराम से लिख लें। और हम अब एक आध पीपीटीज के थ्रू कुछ लिखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर लिखें। तो मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट नंबर 1 ए लिख लें। इसको 1 तो मैं लिखवा चुका हूं बेटे, कंसेप्ट 1 तो बता ही चुका हूं, तो मैं चाहता हूं आप कंसेप्ट 1 ए लिख लें। इंट्रोडक्शन लिखिए प्लीज, कंसेप्ट नंबर 1 ए आप सभी लिखेंगे मेरे बेटे। Mutual fund is an organization that pool resources, savings for the purpose of investment। आराम से बेटे ए पॉइंट लिखिए, म्यूचुअल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पूल्स, इकट्ठा करता है, रिसोर्सेस और सेविंग्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बेटे इन्वेस्टमेंट के पीछे लॉजिक क्या होता है, अमीर बनना। बी पॉइंट, दीज इन्वेस्टर्स बाय, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, दीज इन्वेस्टर्स बाय यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स अंडरलाइन कर दिए, यूनिट्स खरीदते हैं बेटे, शेयर्स नहीं, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। These investors buy units of mutual fund scheme
तो बेटे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अलग अलग होती हैं, गोल्ड होती हैं, इंफ्रा होती हैं, स्टील होती हैं, ऑफशोर होती हैं, ऑनशोर होती हैं, फिक्स इनकम होती है, नॉन फिक्स इनकम होती है। तो पर्पस के लिए है विच हैज डिफाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, which has defined investment ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। मैं आपसे कहता हूं एक संजय दत्त की, संजय दत्त नहीं, सलमान खान की एक मूवी आई थी, मुझसे 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 शादी शादी करोगे। एक मूवी आई थी बेटे, मुझसे शादी करोगे। और उस मूवी में सलमान खान ने छोटी छोटी पोटलियां बनाई होती हैं बेटे, पोटलियां बनाई होती हैं, पोटली। और उस पोटली के पीछे पर्पस लिखा होता है क्या, कि ये पोटली मेरी दादी जी की ऑपरेशन के लिए, दादी जी के ऑपरेशन के लिए। ये पोटली मेरी, जो इसमें पैसे होंगे, बहन की शादी के लिए, ये मैं अपनी बहन की शादी में यूज करूंगा। ये पोटली मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है बेटे, ये तो मैंने ऐड कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। ये पोटली इसके लिए है बेटे। हर पोटली का जो पैसा होता है उसमें स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस, पर्पस होता है, पर्पस, पर्पस। तो बिल्कुल उसी तरह से म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं। आप अपनी एज के हिसाब से, आप अपने रिस्क बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से बेटे उन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए 21 ईयर्स ऑफ एज है, मिस्टर ए की 21 साल की उम्र है। और मिस्टर बी, मिस्टर बी 50 साल के हैं, 50 इयर्स। ये बी है और ये ए है बेटे। ए और बी, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। अब ये व्यक्ति ए बीपीयू में वर्क करता है और ये व्यक्ति बस, ये मान के चलिए 58 इयर्स ज्यादा बेटर रहेगा, 58 इयर्स मान रहा हूं। मिस्टर बी की रिटायरमेंट होने वाली है बस, और मिस्टर ए बीपीओ में वर्क करता है। अभी इसके पास भी 5 लाख रुपए हैं और मैं कहता हूं मिस्टर बी के पास भी 5 लाख रुपए हैं। आप बताइए क्या लगता है ये दोनों कहां कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। मिस्टर ए की बात करें तो बेटे यंग एज है, शीला की जवानी, बेटे रिस्क लेने की कैपेसिटी मिस्टर ए में ज्यादा है। तो मिस्टर ए वहां पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पर रिटर्न ज्यादा हो। तो मिस्टर ए वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो आगे रिस्की सिक्योरिटीज में अपना पैसा लगा रही है, इक्विटी शेयर्स में लगा रही है, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज। अभी स्टार्टअप्स ही हैं, पता नहीं मर जाएंगी जिंदा होंगी, रिस्क फैक्टर ह्यूज है बेटे। प्राइवेट इक्विटी जहां पे लोग लगाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बेटे। तो आप एक प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे पैसा लगाना चाहते हैं तो रिस्क बहुत है, रिटर्न भी है। बट आप ये बताइए मिस्टर बी 58 इयर्स ऑफ एज हो चुकी है, रिटायरमेंट के ईयर में है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ज्यादातर आपको क्या लगता है क्या ऑब्जेक्टिव होगा बेटे? मेरे हिसाब से एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि अब फिक्स इनकम आने वाले दिनों में मिले, सिक्योर्ड इनकम मिले। बहुत काम कर लिया, इनको आराम से इनकी अब जरूरतें पूरी हो जाएं, इनके बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाएं। तो ये कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे बेटे? एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो इनको फिक्स्ड इनकम एश्योर कर दे, या जो म्यूचुअल फंड किसी फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। तो बेटे इसी तरह से इस दुनिया में कितने लाखों तरह के लोग हैं, सबकी थॉट्स अलग हैं, सबके विचार अलग हैं, एज अलग है, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी अलग है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के हैं। तो बेटे मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर आपने ध्यान से देखी हो तो, मुझे नहीं पता आपने ध्यान से देखी या नहीं देखी, लेकिन
मैं आपको एक चीज पे लेकर चल रहा हूं, आप ध्यान से उसको देखना और मुझे बताना कि कितनी समझ आई। ये देखो बेटे, आपके सामने मैंने कुछ इमेजेस बनाई हैं जो आपकी बुक में भी हैं। रिलायंस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस टैक्स सेवर बॉन्ड, देखा आपने टैक्स सेवर फंड। फिर मैंने लिखा है टॉप रैंक्ड म्यूचुअल फंड्स, कि इस दुनिया में अलग अलग हमारी इंडिया में पहले 10 कौन से टॉप लेवल के जो हमें फंड्स रिटर्न बहुत अच्छा दे रहे हैं। देख लीजिए, बिरला, फ्रैंकलिन, एसबीआई, स्मॉल एंड मिड कैप, कैन, रोबेको, जेपी मॉर्गन, प्रिंसिपल इमर्जिंग, डाइवर्सिफाइड, अलग अलग तरह के हैं। आप देख लीजिए, मैंने आप सभी को ये बताए हुए हैं। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर म्यूचुअल फंड का अलग से एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए, ठीक है जी, लिखिए, लिखिए, लिखिए जी, इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है आपने ए और बी तो लिख ही लिया, ठीक है जी, तो ए और बी लिख लिया है। सी पॉइंट लिखिए, द मनी थस कलेक्टेड इज देन इन्वेस्टेड। अंडरलाइन कर दीजिए, द मनी कलेक्टेड देन इन्वेस्टेड, द मनी कलेक्टेड देन इन्वेस्टेड, द मनी कलेक्टेड देन इन्वेस्टेड in different types of securities, shares, debentures, money market instruments, etc., etc., etc. द इनकम अर्न, डी पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस समय आप कर रहे हैं। द इनकम अर्न थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आप यूनिट होल्डर हैं, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड ने आगे जगह जगह इन्वेस्ट किया, वहां से इनकम आई, इनकम आई, इनकम आई, तो वो इनकम का ही म्यूचुअल फंड क्या करेगा, क्या करेगा, देखिए, एंड कैपिटल एप्रिसिएशन रिलाइज्ड बाय द स्कीम इज शेयर्ड, फिर हम इनको दे देंगे। मैं म्यूचुअल फंड हूं, इन्होंने पैसा लगाया, मैंने आगे इन्वेस्ट किया, मुझे रिटर्न मिला, मैं इनके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इन्होंने एक विश्वास के साथ मेरी कंपनी में, मेरे फंड में लगाया। इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ओन्ड बाय देम, आराम से बेटे, इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ओन्ड बाय देम, the income earned through these investments and capital appreciation। बेटा दो तरह के इन्वेस्ट फायदे हो सकते हैं ना, एक तो इस इन इन्वेस्टमेंट्स में हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, यूनिट्स के कैपिटल रिटर्न मिल सकता है, डिविडेंड मिलेगा, यूनिट होल्डर्स को कुछ रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड ये देगी कंपनी, प्लस उसके जो यूनिट की वैल्यू वो कैपिटल एप्रिशिएट होगी भी देखेंगे। ठीक है जी, लिख लिया जी, चलिए जी, कंसेप्ट नंबर 2, 1 और 1 है मैंने खत्म कर दिया। आपने सबसे पहले लिखा था कंसेप्ट 1, फिर मैंने पीपीटी से बताया कि उसको कंसेप्ट 1 है कर लीजिए। अब कंसेप्ट 2 लिखिए, चित्र बनाइए। जब भी म्यूचुअल फंड का आपको थ्योरी का क्वेश्चन आए तो बेटे आपको फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए। तो फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड, following is the flow chart of the process of mutual fund। आराम से देख लीजिए। सबसे पहले है इन्वेस्टर, जो ओनर होगा वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, और म्यूचुअल फंड आगे स्कीम्स के हिसाब से अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उन स्कीम से रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न फिर हम यूनिट होल्डर्स को दे देंगे। तो 3 स्टेप्स अगर आप ध्यान से देखें, इन्वेस्टर आम आदमी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टी जहां पर इन्वेस्ट किया गया है, रिटर्न गिवन टू यूनिट होल्डर्स। प्लीज बनाइए कंसेप्ट 2, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। बना लिया बेटे, सभी ने बनाना मेरे बेटे। कहते हैं जब हम करते हैं तभी चीजें समझ आती हैं, ऐसे लगता है कि हो रहा है
लेकिन बेटे होता नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ईमानदारी से आपको खुद प्रिपेयर करना है, तभी फायदा होगा। कंसेप्ट 2 के बाद बेटे हम आ गए कंसेप्ट 3 में। बेटे शुरू के कंसेप्ट तो लिखने हैं ना, भले पहली क्लास में आपको पता है कि मैं कुछ कराता नहीं, थ्योरी के पीछे ही भागता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स, थ्योरी, कंसेप्ट, पीपीटीज, ये वो लॉजिक्स। आपको मालूम है कि जितने भी चैप्टर आपने किए, मैंने पहली क्लास में शायद 1 या 2 क्वेश्चंस बनाए होंगे, कई चैप्टर में तो कराए भी नहीं। प्यार है ना बेटे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप दूर बैठ के भी इतना फायदा हो आपको जो फेस टू फेस में ना हो, और आप इन क्लासेस को रिकमेंड करो। कहते हैं जब इंसान किसी चीज से खुश होता है, जैसे आप दही बल्ले खाते हैं किसी दुकान पे और आपको बहुत अच्छे लगते हैं दही बल्ले, अब आप कोई आपसे पूछे या ना पूछे, बेटे खुशी जो है ना शेयर करने से बढ़ती है। बेटे जो सुख है ना शेयर करने से बढ़ता है। तो मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं, जब आप कहेंगे किसी को, अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे, तो आपके मन से खुद ही निकल जाएगा कि उस दुकान के दही भल्ले बहुत अच्छे हैं। अब वो जो दोस्त है उन्होंने आपसे पूछा थोड़ी, हाँ उनको मौका लगेगा, वो अगर उसी जगह जाएंगे तो जरूर वही दुकान के दही भल्ले खाएंगे, फिर आगे बोलेंगे वो। और वो आगे एक सलमान खान की मूवी भी आई थी कि मेरे को तुम भला थैंक यू मत बोलो, बस ये 3 लोगों के लिए और कर दो तुम काम, फिर वो 3 आगे कर देंगे, फिर वो 1 3 फिर 3 फिर 3, इतनी बड़ी ग्रेप वाइन बन जाएगी बेटे, अंगूर की बेल। तो बेटे मैं चाहता हूं पहले आपको सेटिस्फाई कर दूं, आपको खुश कर दूं, आपकी उम्मीदों को पूरा कर दूं। लिखिए कंसेप्ट 3, स्मॉल इन्वेस्टर्स को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। इट इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की को अपॉर्चुनिटी देना, टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स विदाउट मच डिफिकल्टी। बेटे डिफिकल्टी तो होगी नहीं, पैसे डाले और चुप हो गए, शांति। दैट प्रोवाइड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड से क्या आएगा, रेगुलर इनकम आएगी, ग्रोथ होगी, सेफ्टी होगी, क्योंकि बेटे इसका अलग से एक बॉडी बना दी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, एमफी। अब आप एमफी के पेपर्स दे सकते हैं, आप भी म्यूचुअल फंड के ब्रोकर बन सकते हैं। बेटे आप भी म्यूचुअल फंड के ब्रोकर बन सकते हैं। तो आप सब सीएस करने के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के पेपर्स भी दे सकते हैं। नहीं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनसीएफएम में एक म्यूचुअल फंड का मॉड्यूल है, अगर आपने वो म्यूचुअल फंड का मॉड्यूल कर लिया तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को के यूनिट्स को बेच सकते हैं और उसमें कमाई कर सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं। क्योंकि बेटे म्यूचुअल फंड से लोगों का भला हो रहा है, आप कहीं सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, कल जब उनको पैसों की जरूरत होगी, जब वो बूढ़े हो जाएंगे और उनके बच्चे हो जाएंगे जवान, आप खुद सोचिए, एक मिस्टर बी 58 ईयर्स ऑफ एज के हैं, और बेटे मैरिजेस 28-30 साल में होती है, पहले जल्दी होती थी अब लेट हो रही है। तो बेटे उनका बेटा या बेटी 20 साल 21 साल की होगी नहीं होगी जब मिस्टर बी की रिटायरमेंट एज होगी, हिसाब आप घर में खुद लगाइएगा। बेटे आपको पता है 21 साल के जब आप होंगे या आप हैं तो आप छोटी छोटी बातों से खुश नहीं होंगे। आप जब बहुत छोटे थे ना तो पापा आपको चॉकलेट ला देते थे तो आप उसी में खुश हो जाते थे, एक खिलौना ला देते थे तो आप उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, बेटे लाखों की आती है, बेटे मोबाइल फोन चाहिए, बेटे घर चाहिए, बेटे एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे बेटे 58 ईयर्स ऑफ एज में। फादर की तो एज रिटायरमेंट की हो गई, वो कहाँ जाएगा बेटे, सोचिए, क्या वो मर जाएगा? बेटे इसी टेंशन में हार्ट अटैक हो जाते हैं लोगों के कि अब हम खर्चा कहां से निकालेंगे बेटे। तो बेटे उसी के लिए मैं आज आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी दिखाऊंगा, एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन बेटे इन्वेस्टमेंट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सब भी आदत डाल लीजिए कि आपको अभी से हर महीने 1000 रुपए 2000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और बेटे कंप्यूटर के और बैंक के अकाउंट के थ्रू ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें, जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना फायदा होगा, उतने करोड़पति बन सकते हैं। तो बेटे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो आइए कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें रेगुलर इनकम चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सेफ्टी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, जब भी पैसों की जरूरत हो मिल जाए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दें, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आराम से बेटे मैं चाहूं तो स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली बीएससी से एनएससी से अपने शेयर्स खरीद सकता हूं, इन्फोसिस के, टीसीएस के, विप्रो के, अपोलो के, सीएट के, अंबुजा के, किसी की भी कंपनी के डायरेक्टली खरीद सकता हूं, उसको तो बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेटे म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट नहीं कर रहे, कान को ऐसे नहीं पकड़ रहे, ऐसे पकड़ रहे बेटे, ऐसे पकड़ रहे, इनडायरेक्ट। कैसे? मैं किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, और उस म्यूचुअल फंड के बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, म्यूचुअल फंड आगे इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड आगे करेगा, तो मैं डायरेक्टली इसके पास नहीं जा रहा, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं सीधा नहीं जा रहा, यहां से यहां जा रहा हूं। तो बेटे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन करें। वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ये तो बात मैंने चर्चा ही यहीं से शुरू की थी कि एक कॉमन इंसान को नॉलेज नहीं हो सकती, लाइफ वैसे इतनी छोटी सी रह गई है बेटे, वो तो मर ही जाएगा बड़ी जल्दी। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ टाइम, सी पॉइंट में लिखिए, व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ टाइम। ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 4 लिख लें, वैसे मैंने आपको कंसेप्ट 1 में बता दिया था जो मैंने हैंड रिटन किया था, फिर भी लिख लें। देयर आर 4 कॉन्स्टिट्यूट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन है, कौन से लोग मिलकर म्यूचुअल फंड बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। देयर आर 4 कॉन्स्टिट्यूट्स, देयर आर 4 कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। स्पॉन्सर, ट्रस्ट, कस्टोडियन होता है जो, ट्रस्टी, स्पॉन्सर, ट्रस्ट, कस्टोडियन, ट्रस्टी, और बेटे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। चित्र में ठीक कर लेंगे, अभी चित्र में बनाऊंगा, और ट्रस्टी गलती से ऊपर आ गया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। पहले तो ये 4 लोग होते हैं, उनको कंप्लीट करिए। स्पॉन्सर, ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके नीचे बनाइएगा चित्र, ट्रस्टी, कस्टोडियन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर। ट्रस्टी, कस्टोडियन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर। ट्रस्टी, कस्टोडियन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर। बेटे 4 लोगों की मदद से हम म्यूचुअल फंड को प्रिपेयर करते हैं। तो कंसेप्ट नंबर अभी बेटे 4 ही चल रहा है, ए पॉइंट लिख लिया, अब आप बी लिखिए। बेटे पहली क्लास है ना, थोड़ा सा तो लिखना होगा ना बेटे लेक्चर 1 में। मैं तो चाह रहा हूं जो वीडियो क्लासेस में देख रहे हैं प्लीज लिखे। बेटे बी पॉइंट लिखें, बेटे सी पॉइंट लिखें, बेटे डी लिखें। लिख लिया बेटे। कंसेप्ट नंबर 5, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे आराम से लिख लें, अभी हम एक क्वेश्चन शायद कर लें
या पता नहीं पहुंच पाए भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक आध क्वेश्चन जरूर कराऊं। कंसेप्ट नंबर 5, म्यूचुअल फंड के कितनी तरह की कैटेगरीज होती है? बेटे एक होती है पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन। एक तो म्यूचुअल फंड को हम पोर्टफोलियो के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था फिक्स्ड इनकम, नॉन